हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे कि ये इंटरनेशनल लॉ आखिर आया कहां से है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ। मैंने आपको ये बताया था कि इंटरनेशनल लॉ है क्या, और उसका मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि डोमेस्टिक लॉ क्या है। अगर आपको पता है डोमेस्टिक लॉ क्या है तो आपको ऑफकोर्स ये पता होगा इंटरनेशनल लॉ क्या है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी इंटरनेशनल लॉ का, हमने बाइफर्केशन बहुत अच्छे से समझा था कि इंटरनेशनल लॉ को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में मैंने उसका बाइफर्केशन आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि व्हाट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसका हिस्ट्री कहाँ से है। ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ का रातों रात कोई कॉन्सेप्ट आ गया, इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होगी ना। सो इस इंटरनेशनल लॉ की क्या हिस्ट्री है वो भी मैंने आपको बताई थी। अब बारी है कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर मैं इसे हिंदी में कहूं, एकदम साफ साफ हिंदी के शब्द में प्रयोग करूं, तो यहां पे क्या होगा कि इंटरनेशनल लॉ की उत्पत्ति कहां से हुई है, मतलब इसका ओरिजिन कहां पे है। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या, अलग अलग सोर्सेज से। लाइक अगर हम लोग डोमेस्टिक लॉज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट कानून बना रही है वहां से डोमेस्टिक लॉ ओरिजिनेट हो रहा है। या मैं कहूंगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डोमेस्टिक लॉ का एक तरीके से पार्ट है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ का क्या सोर्सेज है, इंटरनेशनल लॉ के क्या कोई एक सोर्स है, दो सोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेज होंगे, तो हमें उन सभी को समझना है कि इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन कहां पे है। क्लियर है? अभी तक की मुझे आपको विश्वास है कि अभी तक मैंने आपको जितना सब कुछ बताया वो सब कुछ क्लियर होगा, और आपने प्रीवियस के सारे वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो आपका लास्ट यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 7, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिट है। कॉम्प्लेक्स यूनिट इन द सेंस आपने आज तक कभी इंटरनेशनल लॉ के बारे में नहीं पढ़ा है, और इंटरनेशनल लॉ पे एक दो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में भी आ जाते हैं। सो हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाई लेवल नहीं होंगे, वो एनसीईआरटी लेवल ही होते हैं अगर कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो। सो आपके लिए नया भी है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ। सो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। आफ्टर ऑल वो आपको ही कॉन्सेप्ट समझने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। A source of law within a domestic legal system is easier to determine. Within a domestic system, it is considered as something which is not too a difficult process, where one may look at the various legislation or statutes provided by the legislature, and if there is a lacuna in the statute, then the decision of domestic court. अब यहाँ पे क्या बताया है कि अगर हमें कोई भी लॉ के सोर्स को निकालना है, ठीक है, अगर हमें कोई भी लॉ के सोर्स को निकालना है जो कि डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में है, तो वो इजी है। इजी इन द सेंस हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो पूरे देश पे लागू होगा। ठीक है, वो इजी है कि हमारे पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो पूरे देश पे लागू होगा। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे देखना है कि इंटरनेशनल लेवल पे लॉ किसने बनाया है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज को रिफर करना होगा। अगर हम इंटरनल लेवल पे बात करें, अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करें, तो जो स्टैट्यूट्स मतलब जो लॉज जो बन रहे हैं उसका हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। अगर इंटरनल लेवल पे देखें तो हमारी पार्लियामेंट कानून बनाती है, और अगर मान लो उस कानून में अगर कोई चीज सही नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है, या जो हमारे कोर्ट्स होते हैं वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। सो डोमेस्टिक सिस्टम में क्या होता है कि पार्लियामेंट कानून बना रही है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर बनाए हुए हैं, ये हमारे डोमेस्टिक कोर्ट में होता है। बट इंटरनेशनल फिनोमिना में कोई कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। इंटरनेशनल फिनोमिना में ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि एक पार्लियामेंट कानून बना रही है उसको कोर्ट नजर रख रही है, ऐसी सारी चीजें नहीं होती है। तो इसलिए इंटरनेशनल फिनोमिना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्लियर? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। बट इट इज नॉट इजी टू पिन पॉइंट द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, येट द मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, which provide when a court which deals with disputes relating to international law, it shall apply
अब यहाँ पे वही वाली बताया है कि इंटरनेशनल लॉ को हम इतने आसानी से नहीं पहचान सकते कि इंटरनेशनल लॉ का क्या सोर्स है, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें तो उसका ओरिजिन हम निकाल सकते हैं आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हम लोग 38 क्लॉज 1 में हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ के थोड़ा ओरिजिन को देख सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या बोलता है? इंटरनेशनल कन्वेंशन वेदर जनरल और पर्टिकुलर एस्टैब्लिश रूल एक्सप्रेसिवली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंटेस्टिंग स्टेट्स। अब यहाँ पे ये बताया है कि आर्टिकल 38 क्लॉज 1 बोल रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है तो वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होगा। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको कि अलग अलग स्टेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो वो क्या होगा? वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखो एक चीज आप यहाँ पे समझ लो, आपको अभी यहाँ पे जो चीजें हैं वो 50% समझ में आएगी, 70% समझ में आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वीडियो के एंड में पहुंचेंगे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम एंड में क्विक रिवीजन करेंगे। अब अभी आपको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वे में क्यों समझ में आएगी? क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जब हम पहुंचेंगे तब आप मल्टीपल सोर्सेज तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ वही वाली बात है कि इंटरनेशनल लॉ आपने आज तक पढ़ा नहीं है, ये आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिक सी चीजें जाननी है और आपके लिए थोड़ा सा नया है। सो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है वीडियो के एंड होने तक। ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड होते होते आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, सो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि डोमेस्टिक लॉ इजी है डिटरमाइन करना कि कहां से उसका सोर्स है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हमें बताना तो है कि इंटरनेशनल लॉ आखिर आया कहां से। तो इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन अगर हमें ट्रेस करना है तो बहुत सारे ओरिजिन है, लेकिन अगर हम सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिन है, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिन को देखें तो वो होगा आर्टिकल 38 क्लॉज 1। अब हम लोग आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में जाएंगे तो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलता है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनको, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जो रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, उनको अगर स्टेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको अगर बहुत सारे देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो सकता है। क्लियर? इतना अभी आपको यहाँ पे समझ में आया। फिर क्या क्या कहा गया है? इंटरनेशनल कस्टम एज ए एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय द लॉ। कोई इंटरनेशनल कस्टम्स है, ठीक है, जो कि लॉ के द्वारा उनको एक्सेप्ट किया गया है। बहुत सारे कस्टम्स, बहुत सारी प्रथाएं भी लॉ का काम करती है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, लाइक हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या वहां पे चीजें सही नहीं चल रही? क्या सही चल रही है? कैसे चल रही है? कुछ पुराने कन्वेंशन से, कुछ पुराने कस्टम से वहां पे चीजें चल रही है, और कोई जो पुराने कस्टम्स है जो आज भी लागू हो रहे हैं, तो क्या करती है सरकार? सरकार क्या करती है? उन कस्टम्स को लॉ में कन्वर्ट कर देती है। तो कुछ पुरानी प्रथाएं जो जैसे चल रही हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ का कहीं ना कहीं पार्ट होती है। कोई ऐसी प्रथा जो बहुत सारे देश मान रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट रहेंगी। ठीक, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, कोई बहुत सारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो कि सिविलाइज्ड नेशंस मान रहे हैं, बहुत सारे जो वेल सेटल्ड देश है, बहुत सारे जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि बहुत सारे सिविलाइज्ड नेशन मान रहे हैं, वो भी किसका पार्ट होंगे? वो भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होंगे। Now, subject to the provision of Article 59, judicial decisions and teachings are the most highly qualified published of the various nations as subsidiary means for the determinations of rules of international law. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि आर्टिकल 59 ये बता रहा है, आर्टिकल 59 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ये बता रहा है कि कोई बहुत अच्छा कोई जूरिस्ट, ठीक है, जो बहुत रिनाउंड जूरिस्ट, जो कोई बहुत रिनाउंड स्कॉलर है, बहुत जिनको पूरा विश्व मानता है, अगर वो कुछ बात कह रहे हैं, अगर वो कुछ पब्लिश कर रहे हैं, सो उनकी वो बात भी इंटरनेशनल लॉ का काम करती है। क्लियर है? इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, सो ये वाली चीज आपको समझ में आई। दो आर्टिकल 38(1) is technically limited in the application of International Court of Justice, since the function of court is to decide the dispute submitted to it in accordance with the international law, and all members of United Nations are is facto members
it is widely accepted that it is considered as an enumerating as general norm on the source of international law. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 है, जो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 पढ़ के अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 38 क्लॉज 1 बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ के ये सारी चीजें पार्ट हैं। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 है ये क्या है, ये एक थोड़ा सा नैरो है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ तो बहुत ज्यादा वाइड है, लेकिन आर्टिकल 38 क्लॉज 1 थोड़ी सी नैरो डेफिनेशन है। लेकिन फिर भी हम लोग आर्टिकल 38 क्लॉज 1 को इसलिए हम उसे इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन मानते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस है, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं ही। इसको अगर मैं और अच्छे से कहूं, अगर हम इस डेफिनेशन को और अच्छे से पढ़ें, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर इज फैक्टो मेंबर्स, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, सो जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो बाय द फैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर होंगे ही। मैं ऐसा कहूं तो जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं ऑटोमेटिकली वो सारे मेंबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर होंगे ही। सो यूनाइटेड नेशन एक बहुत ज्यादा पावरफुल बॉडी है। सो जो लोग यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है ऑलरेडी, वो किसके मेंबर हुए, वो मेंबर हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अब जब इतने सारे मेंबर्स हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, सो ऑटोमेटिकली सारे देश उन बातों को मानेंगे। क्लियर? Although the provision of statute of IJC of International Court of Justice do not suggest any hierarchy, they are generally applied in following order in case of dispute। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो एक ही कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ हायरार्की होती है, वहाँ कोई हायरार्की नहीं है, और ऑटोमेटिकली अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सुलझाने की कोशिश करता है। क्लियर है? इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अब बारी है थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवाइज कर लें। क्विक रिवाइज इन द सेंस, अब आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है डोमेस्टिक लॉ वर्सेस इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, डोमेस्टिक लॉ वर्सेस इंटरनेशनल लॉ। हमने इसकी बात की है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरनेशनल लॉ। अब हम अगर डोमेस्टिक लॉ का सोर्स की बात करें तो डोमेस्टिक लॉ के सोर्स होगा हमारी पार्लियामेंट, हमारे देश की पार्लियामेंट होगी, ठीक है, पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वो पूरे देश में लागू होगा। और पार्लियामेंट कोई अच्छा लॉ नहीं बनाती है तो उसमें नजर कौन बना के रखता है, उसमें नजर बना के रखती है हमारी जुडिशरी, ठीक है, ये हमारी जुडिशरी पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए गए कानून है उस पर नजर बना के रखती है। अगर कोई कानून सही नहीं बना है तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। लेकिन अब अगर हम इंटरनेशनल लॉ में बात करें तो इंटरनेशनल लॉ पे बहुत सारे देश आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है इंटरनेशनल। अगर एक देश की बात होती तो बात अलग होती ना, इंटरनेशनल मतलब बहुत सारे देश हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं। क्या है यहाँ पे, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन फिर भी अब हमें डिफाइन, अब मल्टीपल सोर्सेज है सो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सवाल यहां पे यही आएगा, देन हाउ टू डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, देन हाउ टू डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, ये यहां पे सबसे बड़ा सवाल आएगा। देन हाउ टू डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, देन हाउ टू डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, देन हाउ टू डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, ये सवाल आया। तो इस सवाल का जवाब है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अगर हम लोग आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में जाएं, उसके अगर हम आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में जाएं तो यहाँ पे सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात की गई है। क्या, किसके बारे में बात की गई है, सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है सोर्सेज, यहाँ पे बात की गई है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पे बात की गई है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
ठीक है। अब क्या कौन कौन से सोर्सेज बताए गए हैं यहाँ पे, एक बार देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ के मल्टीपल सोर्सेज हैं। जैसे डोमेस्टिक में तो हमें पता है कि पार्लियामेंट एकमात्र सोर्स है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ है। अब मल्टीपल सोर्सेज है तो क्या हम उसे डिफाइन नहीं करें? डिफाइन तो करना पड़ेगा। हम डिफाइन कैसे करेंगे? देन हाउ टू डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, ये जो सवाल था हम इसे डिफाइन करेंगे। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 है वो बात कर रहा है इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये यहाँ आपको चीजें समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे हमें चीजें समझ में आई। अब सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पे मैं बात करूं आर्टिकल 38 क्लॉज 1 दैट इज डिफाइनिंग सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो यहां पे बताया गया है कन्वेंशंस के बारे में, कन्वेंशंस, फिर किसके बारे में बताया गया है? फिर बताया गया है कस्टम्स के बारे में, कस्टम्स। फिर बताया गया है किसके बारे में? यहां पे बताया गया है कि अगर कोई मेजर जूरिस्ट है तो उनका भी वर्क। ये सारा पार्ट है इंटरनेशनल लॉ का। ऑल्दो यहाँ पे क्या बताया गया था कि ये जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन नैरो है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी नैरो डेफिनेशन है। ये वाली जो डेफिनेशन है थोड़ी नैरो डेफिनेशन है, थोड़ी नैरो डेफिनेशन है, बट स्टिल ये बहुत कुछ डिफाइन कर देती है। ठीक है, बट स्टिल ये बहुत कुछ डिफाइन कर देती है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये बहुत कुछ डिफाइन कर देती है। क्लियर है? आपको इतना यहाँ पे अभी समझ में आ गया, इसलिए मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के इसलिए मैंने अभी आपको रिवाइज कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम 80% चीजें समझ में आ गई होगी, इतनी मुझे उम्मीद है। अब आप बोलोगे कि सर बाकी बची 20% तो अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जैसे अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जो आपको 20% चीजें नहीं समझ में आई हैं वो भी आपको अभी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अब हम अलग अलग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है ट्रीटी। सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ में पहला है ट्रीटी। अ ट्रीटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन, चार्टर्स रिफर टू लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स, legally binding written agreements in which state agree to act in a particular manner as specified in the agreement. Treaties are often complex documents, particularly with regards to those involving more than two parties, as they were binding upon them and are to be entered into a good faith. अब ट्रीटी क्या होता है? आपने बार बार देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री कहीं जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, या हमारे गवर्नमेंट से कोई भी कहीं जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट से कोई भी कहीं जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है। अब जब हम लोग वहां कुछ अग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को लेकर अग्रीमेंट होता है। मान लो कि अगर यूएसए जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां मजा करना है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी डील्स वगैरह होती है, तो उनको हम बोलते हैं ट्रीटी। अब ट्रीटी में क्या होता है कि यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। रिटन डॉक्यूमेंट में जो भी उनके अग्रीमेंट्स होते हैं दोनों देशों के बीच में कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, हम इसमें कॉपरेशन करेंगे, हम ऐसा ट्रेड करेंगे, तो सब वो सारी चीज़ें लिख देते हैं और वो ट्रीटी का फॉर्म ले लेते हैं। अब जब ट्रीटी बन जाती है तो उस पर दोनों देश के सिग्नेचर कर देते हैं और वो अपना काम, और फिर वो उस हिसाब से एक लीगली बाइंडिंग बन जाता है। अब अगर कोई भी देश उस ट्रीटी का उल्लंघन करता है, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो फिर हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं कि ये जो ट्रीटी है इसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अगर दो देशों के बीच में ट्रीटी साइन हो रही है तो ये दोनों के लिए एक तरीके से लॉ बन गया ना कि जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है वो हमको फुलफिल करना ही है, जो डॉक्यूमेंट में चीजें लिखी है उस हिसाब से फुलफिल करना ही है। अब क्या ट्रीटी सिर्फ दो देशों के बीच में होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं। जो ट्रीटी है वो दो देशों के बीच में हो सकती है, बहुत सारे देशों के बीच में हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार 4-5 देश मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं, तो वो पांचों देश एक तरीके से अग्री कर रहे हैं कि हम इस चीज को फॉलो करेंगे, ये हमारे लिए एक लॉ का काम करेगी। ठीक है, सो ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आई।
agreements which are agreements which are between different nations but without the intention of creating binding obligations are not considered as treaty. अब कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको हम ट्रीटी नहीं कहेंगे। ट्रीटी मतलब कि दोनों देशों ने, मतलब जितने भी देश हैं जो भी उस ट्रीटी को साइन कर रहे हैं, जो भी उस अग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, वो बाइंडिंग है, मतलब वो आपको इंप्लीमेंट करना ही है, ठीक है। अब कुछ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, वो क्लॉज में लिख देते हैं कि हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सो हम उन्हें ट्रीटी नहीं बोलेंगे। ट्रीटी मतलब कि वो अग्रीमेंट जो कि दोनों देशों के ऊपर एकदम बाइंडिंग ही है, ठीक। However, they may have a political effects, ठीक है। अब यहाँ पे वही वाली बात की गई है कि कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो उनको अगर वो अग्रीमेंट पूरे नहीं हुए तो हो सकता है, मतलब ऐसी कोई पॉलिटिकल टसल हो, ऐसे कोई पॉलिटिकल देखें तो दोनों देशों के बीच में कुछ पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन जो ट्रीटीज हैं वो तो इंप्लीमेंट करनी ही पड़ती हैं, ठीक। A treaty need not be one consolidated document but may consist of more than one related document. ट्रीटी मतलब ये नहीं होता है कि एक ही डॉक्यूमेंट हो, ट्रीटी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, 70-80 पेज की ट्रीटी हो सकती है। ट्रीटी में बी ड्राफ्टेड बिटवीन स्टेट बाय देयर लीडर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टेंसेस। अब जो ट्रीटी होती है, जो स्टेट लीडर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो मिलकर ड्राफ्ट करते, दोनों देशों के साथ में बैठ के साथ ड्राफ्ट करते हैं, क्लियर है। However, there are a number of stages that are involved in order to convert a final draft into a binding treaty. The text has to be adopted in an international conference by the way of 2/3 majority. अब यहाँ पे उस ट्रीटी को एकदम बाइंडिंग फोर्स लाने में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। आपको भी पता है कि पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम कोई भी पेपर वर्क करते हैं, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पेपर में लिख दिया और हो गया, नहीं, उसको अगर हमें बाइंडिंग फोर्स में लेके आना है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सो उस प्रोसेस को पूरे को फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर इस ट्रीटी को अडॉप्ट करना है, ठीक है, सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है, जैसे वहाँ पे 2 देशें हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, तो 2/3 मेजॉरिटी वाले लोग बोलना चाहिए कि हाँ, हम इसको, ये बाइंडिंग फोर्स में आएगी, हम इसको मानते हैं, ठीक है। अ स्टेट में एक्सप्रेस हिज कॉन्सेंट to be bound by a particular treaty in certain cases, the most common of which are, अब ट्रीटी पे भी हाँ भरने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट मतलब कि स्टेट अपना कॉन्सेंट दे रहा है कि हाँ भैया मैं इस ट्रीटी को मानूंगा, ठीक है। सो कोई भी देश ट्रीटी पे तब मानता है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। हाँ भरने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो क्या होते हैं उसको एक नजर मारते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट बाय सिग्नेचर। In certain cases, treaty may be given by a way of signature of representative who have been given the full powers, authorization in writing from their state to be able to take decision on its behalf. अब कुछ ट्रीटी ऐसी होती है कि जो सिग्नेचर के वे में ही एकदम लागू हो जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम उस पर्सन को पूरी अथॉरिटी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यूएसए और इंडिया की विजिट है, ठीक है, यूएसए और इंडिया के कुछ लीडर्स की विजिट है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया है कि हमारे यहाँ से ये जो आदमी जा रहा है, इसका नाम है मिस्टर एक्स, और ये जो मिस्टर एक्स है, ये जो ट्रीटी पे साइन करेगा, ये जो बात बोलेगा वो बात लागू हो जाएगी, ठीक है। सो हमने क्या किया है, हमने मिस्टर एक्स को पूरी अथॉरिटी दे दी है कि हमारे तरफ से मिस्टर एक्स रिप्रेजेंट करेगा, और मिस्टर एक्स को पूरी पावर है कि मिस्टर एक्स ने जिसको मिस्टर एक्स ने जो बोल दिया वो सारी चीजें लागू होगी। मिस्टर एक्स ने जिस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया वो डॉक्यूमेंट्स को हम मानेंगे और वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे कॉन्सेंट बाय सिग्नेचर मतलब क्या होता है कि आप किसी को पूरी अथॉरिटी दे देते हो कि उसके एक सिग्नेचर से ही वो ट्रीटी लागू हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेंट बाय सिग्नेचर। अब आया कंसेंट बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करना मतलब फॉर एग्जाम्पल वही लेते हैं कि यूएसए और इंडिया में विजिट चल रही है, यूएसए और इंडिया की कोई मीटिंग है साथ में। अब यूएसए और इंडिया की मीटिंग है, तो इंडिया से 4-5 लोग हैं और यूएसए से भी 4-5 लोग हैं, ठीक है। इंडिया और यूएसए से दोनों से 4-5 लोग हैं। अब इन दोनों की जब मीटिंग चल रही है तो दोनों के बीच में बहुत सारे अग्रीमेंट्स होंगे। अब जब बहुत सारे अग्रीमेंट्स होंगे तो वो अग्रीमेंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। वो अग्रीमेंट्स कैसे बाइंडिंग फोर्स में आएंगे, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स हम एक्सचेंज करेंगे। लाइक
इंडिया वाले ने अपनी फाइल यूएसए को दी और यूएसए वाले ने अपनी फाइल इंडिया को दी। फिर अगर कुछ कमी बीसी लग रही है तो वो हमने बताया कि नहीं इस चीज को हटा दो, नहीं इस चीज को ऐसे कर लो, लेकिन हमने हमारी फाइल्स एक्सचेंज कर ली सिग्नेचर करके, हमने जो भी ट्रीटी वगैरह थी वो हमने साइन करके यूएसए वाले को दे दिया और यूएसए ने वाला सिग्नेचर करके हमको दे दिया। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ। आपने कई बार देखा होगा ना, प्रधानमंत्री जाते तो वो फाइल वगैरह एक्सचेंज करते हैं। सो ये क्या है, ये है कॉन्सेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ इन सम सिनेरियो कंसेंट में बी गिवन, कंसेंट में बी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ एक्सचेंजिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, that is documents which contain terms agreed by both the sides which these instrument provide that on such exchange they will be in effect। ठीक है, वही कि इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करने से ट्रीटी फोर्स में आ जाती है। उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है कि हम कौन कौन सी टर्म्स मानेंगे, कौन कौन सी टर्म्स नहीं मानेंगे। ठीक, सो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हुई। नाउ कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन। अब कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन देखें तो ये मोस्ट कॉमन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में। इसमें क्या होता है, इसको आप कुछ इस तरीके से समझो। कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन में अगर मैं बताऊंगा तो वापस हम यहाँ पे सिनेरियो समझते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में कोई मीटिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई मीटिंग चल रही है, कोई समिट है, कोई मीटिंग है। अब जब मीटिंग्स है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारी चीजों में ऐसा होगा कि अब दोनों पार्टीज हैं तो दोनों पार्टीज कुछ कुछ अग्रीमेंट्स पे साइन करेंगी। ठीक है, मान लो तो एक ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये डिफाइन हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट, ये जो वाला डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे, ये एक डॉक्यूमेंट है, इस पे इंडिया और यूएस दोनों ने सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने भी साइन कर दिया, साइन इंडिया ने भी कर दिया और साइन यूएसए ने भी कर दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, क्या साइन करने से वो ट्रीटी लागू हो जाएगी? जी नहीं। कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन मतलब ये होता है कि इंडियन अथॉरिटी ने यहाँ पे साइन कर दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट इंडिया ने साइन किया है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा? ये डॉक्यूमेंट हम हमारी पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। और पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में इस डॉक्यूमेंट की बात की जाती है कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा होगा, इंडिया ये कर रहा है। जब पार्लियामेंट इसे मेजॉरिटी से पास कर देगी, जब पार्लियामेंट इसे मेजॉरिटी से पास कर देगी तो ये कहां पे चले जाएगा? तो ये चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट इस पे एसेंट दे देते हैं, मतलब प्रेसिडेंट अपना सील साइन कर देते हैं, तब ये जाके ये वाली ट्रीटी जाके लागू हो जाती है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब मीटिंग हो रही तो इंडिया और यूएसए ने अपने अग्रीमेंट पे साइन किया। जब उन दोनों ने अग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो वो अग्रीमेंट इंडियन अथॉरिटी कहाँ लेके जाएगी? पार्लियामेंट में लेके आएगी। पार्लियामेंट में उस डॉक्यूमेंट को लाया जाएगा, पार्लियामेंट पे उस पर बहस होगी, वाद विवाद होगा। फिर पार्लियामेंट ने अगर उसे मेजोरिटी से पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर और सील कर दिया, दैट इज एसेंट दे दिया, तो फिर ये ट्रीटी बाइंडिंग हो जाएगी, ये ट्रीटी इंडिया में लागू हो जाएगी। सेम यूएसए में भी यही होगा कि वो वहां पे अपने कांग्रेस में उसको टेबल करेंगे और वहां पे फिर उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि हम किसके बारे में बात करते हैं? हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या है? इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएसए में डेमोक्रेसी है। तो हमारे यहाँ चीजें कैसे इंप्लीमेंट होती है? हमारे यहाँ चीजें ऐसे इंप्लीमेंट होती है कि सरकार ने मान लो कि वहां पे साइन कर दिया डॉक्यूमेंट, लेकिन उनको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट से क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है इलेक्शन के थ्रू। हम तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि इसे लागू कर दो, तब जाके वो लागू होगा। सो पार्लियामेंट में इस ट्रीटी से रिगार्डिंग सवाल जवाब किए जाएंगे और फिर पार्लियामेंट में अगर मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देंगे। मान लो कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी पे साइन तो कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट में वो पास नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो ट्रीटी लागू नहीं होगी। ठीक है, वो ट्रीटी लागू नहीं होगी। उस ट्रीटी को कहा जाएगा कि ट्रीटी साइन तो हो गई है, लेकिन ट्रीटी रेक्टिफाई नहीं करी है इंडियन पार्लियामेंट ने। ठीक है, सो फिर वो ट्रीटी लागू नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे रीड कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन इज सिंपली अंडरस्टूड टू बी एन एक्ट by which a state establish it consent to bound to a treaty on an international plane। वही है कि स्टेट अपना कॉन्सेंट देता है, पार्लियामेंट अपना कॉन्सेंट देती है कि हाँ भैया इसे लागू कर दो। दिस वॉज इनिशिएटेड एज अ मेजर टू इंश्योर दैट वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव
who signed a treaty had a due authority by seeing whether the state agreed to rectify the same। ये इसलिए किया जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव वहां साइन कर रहा है उसके पास अथॉरिटी थी भी या नहीं थी। मान लो कि किसी रिप्रेजेंटेटिव ने उस पेपर पे तो साइन कर दिया, अब अगर उसके पास अथॉरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट उसे पास कर देगी ना। कहने की बात यह है कि कौन जाता है ट्रीटी वगैरह साइन करने? सरकार जाती है, सरकार का कोई आदमी जाता है। और आपको पता है कि पार्लियामेंट में सरकार की बहुमत होती है, पार्लियामेंट में सरकार की मेजॉरिटी होती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखती सी बात है कि अगर किसी ने उस ट्रीटी पे साइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसको पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है वहां पे। तो यहाँ पे एक तरीके से चेक हो जाता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बट यूजुअली रिक्वायर अ साइन दैट अ स्टेट कंसेंट टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी that could be assent by a president of the state or require a vote of majority in the legislature। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि जो रेक्टिफिकेशन है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, हर स्टेट में अलग अलग प्रोसीजर है। जैसे कि मैंने आपको इंडिया का प्रोसीजर बताया, आपको इंडिया का प्रोसीजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया का प्रोसीजर आपको पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In multilateral treaties involving a number of countries, rectification is usually the most preferred method, expressing the assent where one party collect the rectification of the others। जब multilateral treaties होती है, जब बहुत सारे देश मिलके किसी ट्रीटी पे साइन करते हैं, तब ये वाला मेथड ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाता है, तब consent by rectification सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। They are generally considered to be the most accepted as they are in a written form and have explicitly assented by the state parties to the dispute। और इनको बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पे पार्लियामेंट ने साइन कर दिया, मतलब पूरे देश की जनता चाह रही है कि ये ट्रीटी लागू हो। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई। देन कस्टम्स। अब कस्टम्स क्या होता है? देखो, कुछ पुरानी प्रथाएं होती है जो कि चले आ रही होती है, ठीक है, कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस होती हैं। यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही है। लाइक हम बोलते हैं कि ब्रिटेन में एक मोनार्किकल हेड है, तो वहां पे क्या है, वो कस्टम वैसा का वैसा चला आ रहा है, तो उसको आज भी वैसे फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे देश उनको मानते हैं। सो जो कस्टम्स जिनको बहुत सारे देश मानते हैं वो कहीं ना कहीं एक लॉ का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। सो कुछ कस्टम्स है, कुछ पुरानी प्रथाएं, कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस है जो आज चली आ रही है और जो कि बहुत सही भी है, तो उनको बहुत सारे स्टेट एक्सेप्ट भी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो जाती हैं। यही कुल मिला के कस्टम्स में बताया गया है। एन ऑब्जर्व कस्टम कुड बी डिराइव फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर और म्यूचुअल कंसेंट एंड इट इज एक्सट्रीमली फ्लूइड। अब यहाँ पे ये बताया कि जो कस्टम्स हैं वो चेंज भी होते रहते हैं, समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो सालों सालों चले आते हैं बिना किसी चेंज के, और उनकी उम्मीद रहती है कि वो आगे भी चलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ का काम करते हैं। Custom is usually derived by shifting through many layers and evidence of the state practice and opinion jurists। यहाँ पे ये बताया गया है कि कस्टम्स अलग अलग लेयर्स के थ्रू डिराइव होते हैं, और जो जूरिस्ट होते हैं लाइक उनके ओपिनियन में भी है कि अगर ये कस्टम काफी अच्छा है और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सो वो इंटरनेशनल लॉ का कहीं ना कहीं पार्ट हो जाते हैं। Many other sources such as unsigned treaties and United Nations declaration have been included to identify and cover more and more customs and practices in international domain। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि ट्रीटी का फॉर्म नहीं लेती, लाइक यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस, मतलब बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं, लेकिन वो हो सकता है एक बाइंडिंग ट्रीटी नहीं हो, लेकिन वो कोई चीज अच्छी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो जाता है। क्लियर है? नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन, ICJ का डिसीजन। आर्टिकल 59 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेट्स दैट डिसीजन ऑफ ICJ हैविंग नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट ऑन पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स। However, ICJ tends to examine its previous decision, determine which case should be applied and really departs from the relevant case laws। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर मान लो कोई मैटर है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि दो कंट्रीज है, ठीक है, मैं दो कंट्रीज मान लेता हूं यहाँ पे। एक कंट्री हम मानते हैं इंडिया एक कंट्री है, और दूसरी कंट्री में मान रहा हूं यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। ये दो कंट्री है, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई डिस्प्यूट आया है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है। सो ये वो डिस्प्यूट लेके कहां चले गए? ये वो डिस्प्यूट लेके चले गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये डिस्प्यूट लेके चले गए हैं। अब ICJ जो डिसीजन देगा, अब यहाँ पे जो ICJ जो डिसीजन देगा
यहाँ पे आईसीजे जो डिसीजन देगा, ये डिसीजन बाइंडिंग होगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान पे, ठीक है। ये डिसीजन दूसरे देशों पे बाइंडिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को लेके कोई इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट है, किसको लेके, हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई रिवर को लेके, ठीक है, कोई रिवर को लेके डिस्प्यूट है। अब ऐसा ही एक और डिस्प्यूट है, मान लो इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश में भी डिस्प्यूट है सेम रिवर को लेके। यहाँ पे हम इंडिया एंड नेपाल ले लो, चलो इंडिया एंड नेपाल में भी डिस्प्यूट है सेम रिवर को लेके। सो यहाँ पे जो आईसीजे डिसीजन देगा इंडिया और पाकिस्तान के केस में, जो डिसीजन देगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान पे ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो रिवर का डिस्प्यूट है, तो सेम हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पे रिवर का डिस्प्यूट था तो ये जो डिसीजन है इंडिया के फेवर में आया, तो यहाँ पे जो इंडिया और नेपाल के बीच में भी जो डिस्प्यूट है रिवर को लेके वो इंडिया के फेवर में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट, आपको पता है ना कि इंडिया में जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है वो लोअर वाले कोर्ट्स फॉलो करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस जजमेंट्स को देखता है कि अच्छा इस केस में ऐसा जजमेंट दिया था तो इसमें भी इससे रिलेटेड कुछ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ आईसीजे में क्या होता है, प्रीवियस डिसीजन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज होती हैं, सबके अलग अलग, अब सबके अलग अलग वहां पे सिचुएशंस होती है। तो यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट का उतना रोल नहीं है, ठीक है। और जो आईसीजे डिसीजन दे रहा है वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पे बाइंडिंग होगा जो कि इस केस में दूसरी कंट्रीज में नहीं होगा। क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई डिसीजन दिया, किसने डिसीजन दिया, आईसीजे ने कोई डिसीजन दिया। अब वो डिसीजन मान लो कि इंडिया नहीं मान रहा है, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इंडिया नहीं मान रहा है उस डिसीजन को, तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि आईसीजे यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी को पकड़ के जेल में डाल देंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा इनके पास पावर भी नहीं है। लेकिन अगर आईसीजे के डिसीजन को अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो इंडिया में कुछ प्रेशर बनाया जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर की बात की जाएगी, यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाएगा। कैसे प्रेशर बनाया जाएगा, कुछ सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ सैंक्शंस वगैरह लग जाएंगे। कैसे सैंक्शंस वगैरह लग जाएंगे, कुछ ट्रेड में लग सकते हैं, जो हमारे देश के स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है उस पर लग सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है और इंटरनेशनल लेवल पे फिर इंडिया की इमेज सही नहीं जाएगी। तो आईसीजे के अगर आप डिसीजन को नहीं मानते तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल वगैरह में डाल दिया जाता है, बट जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर्स वगैरह बनाए जाते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सो यहाँ पे यही वाली चीज बताई गई थी, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे वही वाली चीजें बताई गई है कि यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट उतना मैटर नहीं करता है, और यहाँ पे जो जजमेंट्स होते हैं वो जजमेंट्स उन्हीं दो पार्टीज पे लागू होते हैं, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उसका भी मैंने बता दिया कि क्या इलाज है। सो आई होप ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए ट्रिकी थी, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट था इस यूनिट का। ऐसा कहो तो सबसे ज्यादा ट्रिकी वाली वीडियो यही थी, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ में अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने कंटिन्यूस आपका रिवीजन भी करवाया है। आई होप आपको वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप शांति से देखिएगा, ट्रस्ट में आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, एनटीएससी, ओलंपियाड, एक्स्ट्रा लर्निंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल जाएंगी, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 लीगल स्टडीज को क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी और आपके जो वीडियोस होंगे वो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, एंड यहाँ पे जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे।
जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो वीडियोस इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, दैट इज चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। इट इज़ अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।